हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस सेशन में। हम लोग कर रहे हैं टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज फॉर मई 2024। इनकम टैक्स का रिवीजन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जीएसटी का रिवीजन आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला चैप्टर वैसे तो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी हम लोगों को अभी जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज रिविजनरी सेशन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी से रिलेटेड एग्जाम में तो कुछ आने वाने वाला है नहीं, तो उससे रिलेटेड कोई मतलब नहीं है उस सेशन के बारे में बात करने का। या अगर आप लोगों का मन है कि नहीं सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें एक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी भी हो जाना चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी के लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो नवंबर 23 के लिए फास्ट ट्रैक वाला लेक्चर दिया था, वो वाला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी के लिए आज भी उतना ही रेलेवेंट है और आगे भी हमेशा के लिए वो वाला लेक्चर रेलेवेंट रहेगा। तो जो नवंबर 23 के लिए फास्ट ट्रैक वाला लेक्चर लिया था इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वाला, उसका लिंक यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इफ there's somebody who has not heard about GST, या आपने अगर अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किया एंड ऑल दैट, तो आप लोग उस वाले लेक्चर को देखोगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद यू वॉच दिस सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है। चलो, फॉर द अनइनिशिएटेड, हम लोगों ने अपना ये रिविजनरी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी फ्रॉम 1 फरवरी। इनकम टैक्स का ये शेड्यूल था, ये कंप्लीट हो चुका है। जीएसटी का ये वाला शेड्यूल आपका होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। अब सुनो मेरी बात, सप्लाई अंडर जीएसटी, राइट। ये एक ऐसा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7, जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि उनको पढ़ते पढ़ते समझते समझते दिमाग लगाते लगाते दिमाग खराब ही हो जाता है, राइट। तो अब मैंने आप लोगों का काम आसान किया है, और ऐसे आसान किया है कि मैंने एक बहुत बड़ा सा चार्ट बना दिया है, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बना दिया है सेक्शन 7 का, कि अगर आप लोगों ने ये वाला चार्ट पढ़ लिया तो आपको इससे रिलेटेड, अब इसके अंदर कई सारे क्लैरिफिकेशंस भी आए, इसके अंदर कई सारे एग्जांपल्स भी आए, बहुत सारी चीजें आई हैं, एंड ईच ऑफ दोस थिंग्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस चार्ट, ठीक है। ईच ऑफ दोस थिंग्स हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस चार्ट। आप लोग देख सकते हो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ये, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं तो ये सेक्शन 7, ठीक है। अब सेक्शन 7 के अंदर यहां पर आपके पास आता है 4 सबसेक्शंस हैं, 1, ठीक, फिर 1A, फिर ये आपका आता है 2, और उसके बाद आता है 3, ठीक है। अब अगर हम लोग 1 पे आते हैं तो 1 का मतलब होता है सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स के अंदर A, डबल A, B और उसके बाद आता है C, ठीक है। तो एक एक चीज, जो भी चीज आप लोग सोच सकते हो सेक्शन 7 में जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आओ हम लोग इसका रिविजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सप्लाई के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सबसेक्शन 1 के बारे में। सप्लाई, सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सप्लाई में क्या क्या आता है। सबसेक्शन 1A क्या कहता है कि सप्लाई तो आ गया एज पर सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1A बोलता है कि कौन सी वाली सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और कौन सी वाली सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। फिर सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि इन इन चीजों को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। और सबसेक्शन 3 कहता है कि हमारे पास, सरकार कहती है कि हमारे पास पावर है, हम आगे चलकर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बेसिकली शॉर्ट में, ठीक है। हम लोग सबसेक्शन 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं, सप्लाई इंक्लूड्स। अब इसके अंदर सबसे पहला जो क्लॉज आता है वो है क्लॉज ए। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ठीक है। अब मेरे को आप लोग एक बात बताओ, ये 8 चीजें, क्या ये 8 चीजें सिर्फ एक्सक्लूसिव है या 8 चीजें सिर्फ इलस्ट्रेटिव है? तो ये 8 चीजें सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, ठीक है। मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय ए पर्सन, यहां पर पर्सन क्या हो जाता है, टैक्सेबल पर्सन हो जाता है। टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन, अ पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। तो जीएसटी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाती है, अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, या अगर आप सर्विसेज के सप्लायर हो, तो आपकी अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाती है तो यू बिकम लायबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। फिर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो चाहे ना कराया हो, आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए, एंड वंस यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन आप टैक्सेबल पर्सन में आ गए, और वही टैक्सेबल पर्सन, उसी टैक्सेबल पर्सन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन in the course or furtherance of business, made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of business। अब कंसिडरेशन को लेकर यहां पर कई सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहली बात, डिपॉजिट्स, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, क्या उसको कंसिडरेशन माना जाता है? तो द आंसर इज नो। जब तक वो डिपॉजिट को आप अप्लाई नहीं कर लेते एज कंसिडरेशन, तब तक डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा।
दूसरा, आर्ट वर्क सेंड टू गैलरी, मैं पेंटर हूं, मैं एक गैलरी में अपना आर्ट वर्क भेज रहा हूं, क्या इसको सप्लाई मान लिया जाएगा? क्या इसमें कोई कंसिडरेशन है? नहीं। कंसिडरेशन कब होगी? जब उस गैलरी से कोई बंदा आकर, कोई अमीर बंदा आकर मेरी पेंटिंग खरीदेगा और मेरे को पैसे देगा, तभी उसको सप्लाई बोला जाएगा। तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड, नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस परचेज्ड। दूसरा, डोनेशन, अगर मैं डोनेशन देता हूं किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें तो कंसिडरेशन तभी मानी जाएगी जब वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मेरे बिजनेस के लिए कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करेगी, मतलब देयर हैज टू बी अ सर्टेन क्विड प्रो क्वो, राइट। और उसके बाद हमारे पास आता है नो क्लेम बोनस। तो अगर मेरे पास इंश्योरेंस क्लेम है और मैं उसका क्लेम नहीं, मेरे पास इंश्योरेंस है और मैं उसका क्लेम नहीं लेता हूं साल भर के लिए, तो उसके रिन्यूअल पर जो मेरे को डिस्काउंट मिलता है, जिसको हम नो क्लेम बोनस कहते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नो क्लेम बोनस इज अ कंसिडरेशन फॉर मी नॉट टू क्लेम एनी इंश्योरेंस? द आंसर इज नो, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती है फॉर मी टू नॉट क्लेम एनी इंश्योरेंस, राइट। तो ऑब्लिगेशन एब्सेंट है, तो इसलिए नो क्लेम बोनस को कंसिडरेशन नहीं बोला जाता है। एंड लास्ट अपना आ जाता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो 7(1)(a) आप लोगों का यहां पर क्लियर हो गया है। 7(1)(a) में बात की जाती है कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस हैं या बॉडीज हैं जो अपने मेंबर्स को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रही हैं फॉर कंसिडरेशन, उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सबसेक्शन 1 हम लोग कर रहे हैं, दैट इज सप्लाई इंक्लूड्स। अब सप्लाई इंक्लूड्स में क्लॉज ए है, क्लॉज डबल ए। तो एनी सप्लाई बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस और बॉडीज टू देयर मेंबर्स, चाहे गुड्स हो, एयर कंडीशनर्स वगैरह हो, चाहे सर्विसेज हो, कि आपकी बिजली का बिल हम लोग भर देते हैं, इसको सप्लाई मान लिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 7(1)(b) में, जो कि बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, फॉर अ कंसिडरेशन है, तो चाहे ये बिजनेस पर्पस हो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हो, इसको फिर भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली सप्लाई हम कब मानते हैं? जब कंसिडरेशन भी होता है और बिजनेस पर्पस भी होता है। लेकिन ये जो 7(1)(b) है, इसने कहा कि अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉट गुड्स, अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो, कंसिडरेशन दे रहे हो, तो चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए है चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग सप्लाई मान लेंगे, उसको हम लोग सप्लाई मान लेंगे। फिर 7(1)(c), 7(1)(c) बात करता है उन सभी एक्टिविटीज के बारे में जो अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन भी अंडरटेक की, तब भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो सप्लाई में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो 7(1)(b) ने तो कहा कि वेदर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। ठीक, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है कंसिडरेशन के लिए, तो इसको सप्लाई हम मान लेंगे। 7(1)(c) कह रहा है कि भाई एक शेड्यूल 1 है, उसके अंदर 4 एक्टिविटीज मेंशन है, ये 4 एक्टिविटीज अगर बिना कंसिडरेशन के भी होती हैं, तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाता है। ठीक है, तो एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 अंडरटेकन विदाउट कंसिडरेशन, इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि ये चल के आ रहा है सबसेक्शन 1 का ही पार्ट चल रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहां पर डार्क में आप लोगों को सबसेक्शन 1 भी दिख रहा है। सबसेक्शन 1 के अंदर सप्लाई इंक्लूड्स है, सप्लाई इंक्लूड्स के अंदर क्लॉज सी है, क्लॉज सी में लिखा हुआ आ रहा है एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 अंडरटेकन विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अब सबसे पहला पैरा जो इसमें है वो है परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल। किस चीज का? बिजनेस एसेट्स का, उन बिजनेस एसेट्स का जिन पर आईटीसी आप अवेल कर चुके हो। अगर कोई ऐसे एसेट्स हैं जिन पर आईटीसी आपने अवेल नहीं की है या जिन पर आईटीसी ब्लॉक्ड है, और उन बिजनेस एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हो, परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ करते हो विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? उसको सप्लाई बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन परमानेंटली आपने अगर अपने किसी भी बिजनेस एसेट का ट्रांसफर किया या उसका डिस्पोजल किया, तो उसको सप्लाई तभी माना जाएगा अगर उस पर आपने आईटीसी क्लेम की हुई है तो। ठीक है, पैरा 2 में बात होती है ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड डिस्टिंक्ट पर्संस एज पर सेक्शन 25। तो रिलेटेड पर्संस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रिलेटेड पर्संस का मतलब क्या होता है? तो वो लोग रिलेटेड बोले जाते हैं अगर वो एक दूसरे के बिजनेस में एक कंट्रोल वाली पोजीशन होल्ड करके रखते हैं, वो पार्टनर्स हैं, लीगल पार्टनर्स हैं। अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं, तो वो रिलेटेड पर्संस हो जाते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के केस में कुछ कंसिडरेशंस हम लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। अगर सर्विस दी जा रही है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूं, तो मैं वहां पर सर्विस दे रहा हूं, वो मेरे को सैलरी दे रहे हैं, तो ये सैलरी जीएसटी के स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो सैलरी भी मिलेगी, परक्विजिट भी मिलेगा, सैलरी परक्विजिट दोनों ही चीजें जीएसटी के स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर एम्प्लॉयर मुझे गिफ्ट्स देता है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट्स देता है, 50,000 रुपए तक की मॉनेटरी वैल्यू है, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है, तो इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। आओ, अगर दो लोग एक दूसरे के बिजनेसेस में सिग्निफिकेंट स्टॉक ओनरशिप कर रहे हैं, यानी 25% या उससे ज्यादा की स्टॉक होल्डिंग है, तो फिर वो कंपनी मेरे लिए रिलेटेड पर्सन हो जाएगी। अगर
दो लोगों का एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है तो ये भी रिलेटेड पर्संस हो जाएंगे। अगर दो लोग किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हैं तो ये दो आपस में रिलेटेड पर्संस हो जाएंगे। अगर ये दो लोग मिलकर किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल करते हैं तो ये भी दो लोग आपस में रिलेटेड पर्संस हो जाएंगे। और अगर ये लोग फैमिली मेंबर्स हैं तो भी ये रिलेटेड पर्संस हो जाएंगे। फैमिली मेंबर्स में कौन कौन लोग आते हैं? स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा ही आ जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स तभी आते हैं अगर वो लोग होली या मेनली डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर तो। ठीक है, तो ये तो हो गई रिलेटेड पर्संस वाली बात। अब डिस्टिंक्ट पर्संस एज पर सेक्शन 25 के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। डिस्टिंक्ट पर्संस एज पर सेक्शन 25 का मतलब क्या है? वो सारी एक ही बिजनेस की वो सभी एस्टैब्लिशमेंट्स जिनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है। तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है और ऑन द बेसिस ऑफ पैन होता है। तो मेरे को अगर एक स्टेट में मेरी मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं तो मुझे उनमें रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं होती है, एक रजिस्ट्रेशन काफी है। लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूं तो एक स्टेट के अंदर अपनी मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए मैं मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ऑब्टेन कर सकता हूं। अगर मैं एक स्टेट के अंदर अपनी मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन रखता हूं तो ये सभी एस्टैब्लिशमेंट्स आपस में रिलेटेड पर्संस नहीं, डिस्टिंक्ट पर्संस नहीं कहलाएंगी। लेकिन अगर एक ही स्टेट के अंदर मैं अपनी मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस भी ले लेता हूं तो ये सभी एस्टैब्लिशमेंट्स एक स्टेट में होते हुए भी डिस्टिंक्ट पर्संस कहलाएंगी। शॉर्ट में बोलूं तो अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशंस हैं, अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशंस हैं तो ऑर्गेनाइज तो एंटिटी तो वो जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट पर्संस कहलाती हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास अलग अलग स्टेट्स में एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, एक ब्रांच उत्तर प्रदेश में, दूसरी ब्रांच कर्नाटका में है, तो उत्तर प्रदेश वाली ब्रांच अगर रजिस्टर्ड है, कर्नाटका वाली ब्रांच इवन इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, फिर भी ये उत्तर प्रदेश और कर्नाटका वाली ब्रांचेस डिस्टिंक्ट पर्संस कहलाएंगी, डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स कहलाएंगी। 25(4) क्या कहता है कि हर रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन और मल्टीपल स्टेट्स उसको हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे अगर वो रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, एवरी रजिस्ट्रेशन, ध्यान देना, एवरी रजिस्ट्रेशन, ईच रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन और मल्टीपल स्टेट्स इज ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। 25(5) क्या कहता है? एस्टैब्लिशमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स आर ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट पर्संस। एक रजिस्टर्ड है, दूसरी रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी उनको डिस्टिंक्ट पर्संस माना जाएगा। अब इसके अंदर दो केसेस हमारे आ जाते हैं। एक तो आता है कि अगर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है, ठीक है, रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है एक स्टेट में, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है और उत्तराखंड में एक अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट महाराष्ट्र से अगर उत्तराखंड में कोई सप्लाई दी जाएगी तो उसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ठीक है, लिकर शॉप उत्तराखंड में है, लिकर शॉप उत्तराखंड में है, लिकर शॉप का रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको फिर भी सप्लाई माना जाएगा क्योंकि हम लोगों ने बात की एक ही कंपनी की दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, एक स्टेट में रजिस्टर्ड है, दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं भी है, तब भी इनको डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स मान लिया जाएगा। दूसरा, स्टॉक ट्रांसफर्स। अगर एक ब्रांच अपनी एक कंपनी में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे आप स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर क्या होगा? अगर इन ब्रांचेस के सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं तब तो सप्लाई मान लिया जाएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस हो जाएगा वो। लेकिन अगर सेम ब्रांचेस, सेम स्टेट के अंदर ब्रांचेस हैं और उस स्टेट का एक ही रजिस्ट्रेशन है, मतलब हर ब्रांच का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। इससे हमारा पैरा 2 कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड डिस्टिंक्ट पर्संस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज पर सेक्शन 25। अगर ये विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं फिर भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। पैरा 3 बात करता है प्रिंसिपल टू एजेंट और वाइस वर्सा, और ये बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, ये बात करता है सिंपली सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। तो अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई ऑफ गुड्स किया विदाउट कंसिडरेशन और एजेंट ने आगे प्रिंसिपल के बिहाफ पर बेचा, या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स खरीदे और एजेंट ने प्रिंसिपल को उन गुड्स को भेजा विदाउट कंसिडरेशन, तो इसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सोल क्राइटेरिया डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि जो इनवॉइस है वो एजेंट के नाम पर है या नहीं। अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे है तब तो ये सप्लाई है, मतलब जो प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा वो भी सप्लाई था इवन इफ इट वाज विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, लेकिन अगर एजेंट के नाम पर बिल नहीं है तो प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर बिना कंसिडरेशन के सामान भेजा तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक डेल क्रेडिट एजेंट का केस है जिसको हम लोग यहां पर समझते हैं। तो डेल क्रेडिट एजेंट बेसिकली होता क्या है? एक ऐसा एजेंट होता है जो अपने प्रिंसिपल को गारंटी करता है कि अगर बायर से पैसा नहीं आया तो उसकी भरपाई मैं आपको करूंगा। ठीक है, तो डेल क्रेडिट एजेंट और बाकी एजेंट्स में क्या फर्क होता है? डेल क्रेडिट एजेंट ये इंश्योर करता है अपने प्रिंसिपल को कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके बिहाफ पर माल बेच रहा हूं, अगर कहीं से किसी कस्टमर से पैसा नहीं मिला तो उसकी भरपाई मैं अपने जेब से आपको कर दूंगा।
ठीक है। अब डेल क्रेडिट एजेंट भी पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये फिर से डिपेंड उसी पर करेगा कि ये डेल क्रेडिट एजेंट इनवॉइस अपने नाम पर बना रहा है या प्रिंसिपल के नाम पर बना रहा है। अगर ये डेल क्रेडिट एजेंट इनवॉइस अपने नाम पर बना रहा है तब तो ये पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट है, अदरवाइज ये पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट नहीं है। ठीक है, अब सुनो, अगर ये पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट नहीं है, अगर ये पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट नहीं है और ये रेसिपिएंट को तीन पार्टीज है ना, प्रिंसिपल, एजेंट और रेसिपिएंट, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट को भेज रहा है, एजेंट रेसिपिएंट को बेच रहा है, राइट। तो अगर ये जो एजेंट है ये पैरा 3 शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है, मतलब ये अपने नाम पर बिल नहीं बना रहा है, ठीक है, और ये बंदा रेसिपिएंट है, इसने क्या किया, एजेंट ने क्या किया, डेल क्रेडिट एजेंट ने इसको एक शॉर्ट टर्म लोन दे दिया, तो अब क्या ये इससे इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा? बिल्कुल, रेसिपिएंट से इंटरेस्ट मिलेगा। क्या ये इंटरेस्ट गुड्स की वैल्यू को अफेक्ट करेगा? तो द आंसर इज नॉट एट ऑल। ठीक है, ये सेपरेट सप्लाई माना जाएगा। डीसीए ने जो रेसिपिएंट को शॉर्ट टर्म लोन दिया वो एक सेपरेट सप्लाई माना जाएगा और ये गुड्स की वैल्यू को अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो डीसीए एक एजेंट है एज पर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, अब एज पर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 क्या एजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि डीसीए ने अपने नाम पर इनवॉइस बनाई, ठीक है, फिर से तीन लोग हैं, प्रिंसिपल, एजेंट, डेल क्रेडिट एजेंट और रेसिपिएंट। अब अगर डीसीए ने इसको रेसिपिएंट को शॉर्ट टर्म लोन दिया तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इंटरेस्ट गुड्स की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय डीसीए इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द डीसीए टू द रेसिपिएंट, ठीक है। ये हो गया डेल क्रेडिट एजेंट वाला। पैरा 3 हमारा यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। पैरा 4, अरे पैरा 4 भी तो है भाई, कहां गया पैरा 4, ये रहा पैरा 4, ठीक है। पैरा 4 में क्या चीज है, तुम जाओ यार, हाँ, पैरा 4 में क्या चीज है, पैरा 4 है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग शेड्यूल 1 में चल रहे हैं तो शेड्यूल 1 में ऑफ कोर्स विदाउट कंसिडरेशन वाली बात हो रही है। तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, कहां से हो रही है, या तो रिलेटेड पर्सन से हो रही है या तो अपनी ही कंपनी की डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही है, तो इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस से लेकर एक तो 7(1)(b था, 7(1)(b कहता है कि अगर आपने इंपोर्ट की सर्विस कंसिडरेशन दी तो चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए नहीं हो उसको सप्लाई माना जाएगा। जो पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 है वो क्या कहता है कि अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया, कंसिडरेशन नहीं दी, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। अब इंपोर्ट कहां से किया, या तो रिलेटेड पर्सन से किया या तो डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेम कंपनी से किया, तो ये सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 यानी सप्लाई इंक्लूड्स, उसके चारों क्लॉजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ए, बी और सी, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आओ हम लोग आ जाते हैं अब सब सेक्शन 1A पर, ठीक है। सब सेक्शन 1A क्या कहता है कि सब सेक्शन 1 में तो तुमने ये डिसाइड कर लिया, सब सेक्शन 1 में तुमने डिसाइड कर लिया कि सप्लाई है क्या, ठीक है। सबसेक्शन 1A कहता है कि सबसेक्शन 1 में तुमने डिसाइड कर लिया कि सप्लाई है क्या। अब सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1) टू बी कंसिडर्ड एज आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 2 में क्या क्या चीजें हैं, शेड्यूल 2 में अच्छी खासी चीजें, काफी सारी चीजें, बड़ा मजा आएगा। देखो सबसे पहला जो इसके अंदर एंट्री है वो है 1A, वो कह रहा है अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कह रहा है अगर आप गुड्स को यूज करने के लिए दे रहे हो, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, बस गुड्स को यूज करने के लिए दे रहे हो, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। तीसरा 1C कहता है कि अगर आप गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन वो एक फ्यूचर डेट पर करोगे, आप गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करोगे लेकिन वो एक फ्यूचर डेट पर करोगे जब बाकी सारा का सारा पेमेंट आ जाएगा, जैसे सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस हो गया या हायर परचेज हो गया, तो यहां पर गुड्स का पोजीशन अभी दे दिया गया लेकिन टाइटल बाद में ट्रांसफर होगा जब सारा का सारा पेमेंट आ जाएगा, तो इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोला जाएगा, कॉमन सेंस। नेक्स्ट, एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट टू लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, अगर जमीन को किराए पर दिया तो वो बेसिकली आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, ठीक है। जमीन की अगर सेल ऑफ बिल्डिंग या लैंड अगर होता है, अगर लैंड को बेच रहे हो या बिल्डिंग को बेच रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। शेड्यूल 3 में वो साफ साफ लिखा हुआ है भाई लैंड बिल्डिंग की सेल को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है,
ठीक है, तो ये हो गया आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टू बी पर आओ, टू बी क्या कहता है, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली। बेसिकली अगर आपने बिल्डिंग को किराए पर दिया तो इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। ठीक है, तीसरी एंट्री जो इसमें वो क्या कहती है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। ठीक है, तो कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदने के बाद आप दुकान पे चले गए डाई करवाने के लिए, तो दुकानदार ने जो आपके कपड़े को डाई किया, दुकानदार ने जो आपके कपड़े को डाई किया, उसने आपके गुड्स पर कोई एक ट्रीटमेंट किया, तो वो दुकानदार डाई करने वाला आपको क्या दे रहा है, डाई नहीं बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाएगा। 4A बात करता है कि अगर मेरे बिजनेस एसेट्स को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, अगर बिजनेस एसेट्स को मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं या ट्रांसफर कर रहा हूं, जिससे अब ये मेरे बिजनेस एसेट्स का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। 4B कहता है कि मेरे बिजनेस एसेट्स को अगर मैं प्राइवेट यूज के लिए रख रहा हूं फॉर द टाइमिंग, या किसी और को यूज करने के लिए दे रहा हूं, या किसी और को यूज करने के लिए दे रहा हूं, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। 4C कहता है कि अगर मैं टैक्सेबल पर्सन अब नहीं रहा, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, तो जिस दिन मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहूंगा उससे जस्ट पहले मान लिया जाएगा कि मेरे एसेट्स में जितना भी स्टॉक था वो पूरा का पूरा बिक चुका है, और इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। इसके दो एक्सेप्शंस हैं, अगर मैंने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया एज अ गोइंग कंसर्न, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि मेरे टैक्सेबल पर्सन सीज करने से जस्ट पहले पूरा का पूरा माल बिका हुआ मान लिया जाएगा, या फिर अगर मेरा कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तब भी ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब तब भी ये नहीं माना जाएगा कि मेरे टैक्सेबल पर्सन सीज होने से जस्ट पहले पूरा का पूरा माल बिक गया। ठीक है, अब आओ यहां पर ये जो पैरा 5 है, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज लिस्टेड है वो सारी की सारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। ठीक है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। आओ देखो, सबसे पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सबसे पहला हो गया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सीधी सी बात है, दिस इज द सप्लाई ऑफ सर्विस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ, कंस्ट्रक्शन, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अगर आप टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, ये यूज करने के लिए उसको परमिशन दे रहे हो, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, तो अगर आप कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप वगैरह करवा रहे हो, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act। मैं अग्री कर रहा हूं, मेरे ऊपर अब एक ऑब्लिगेशन है, किन चीजों के लिए, 3 चीजों के लिए, या तो कुछ काम ना करने की, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, या तो किसी का एक्ट को टॉलरेट करने की, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, या तो कोई काम करने की, और टू डू एन एक्ट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन भी आया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन भी आया था, उस क्लैरिफिकेशन में बहुत सारी चीजें मेंशन थी, बहुत सारे एग्जांपल्स और केसेस वगैरह सारे के सारे मेंशन थे। उन केसेस की समरी, पूरा समराइज जिस्ट मैं अब आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करने जा रहा हूं। तो रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट के कुछ एग्जांपल्स उन लोगों ने दिए थे कि नॉन कंपीट अग्रीमेंट, नॉन कंपीट अग्रीमेंट मतलब किसी बिजनेस मैन ने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि भाई तू यहां से तो छोड़कर जा रहा है, लेकिन आप किसी और के यहां जाकर ये वाला काम मत करियो, और उसके लिए ये ले 50 लाख रुपए। ठीक है, तो अब ये जो 50 लाख रुपया लिया, ये नॉन कंपीट अग्रीमेंट है। दिस प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय द एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इज नॉट इन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस नॉन कंपीट अग्रीमेंट को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, और टैक्सेबिलिटी आएगी, क्योंकि अब एम्प्लॉई के पास, जो भी एम्प्लॉई है, जो भी बंदा है जो पहले एम्प्लॉई था, अब उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू रिफ्रेन फ्रॉम वर्किंग इन अ सिमिलर इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है बिल्डर रिफ्रेन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग टू प्रोवाइड सनलाइट टू प्रोटेक्ट सनलाइट टू द नेबर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई एक बिल्डर है, उसके पास 10 माले बनाने की परमिशन है, लेकिन अगल बगल के लोगों ने कहा कि यार 4 माले पर रुक जाओ, ऊपर 6 माले और बना लोगे तो हमारे यहाँ धूप नहीं आएगी, तो वो रुक गया, उसने पैसे लिए और वो रुक गया, तो ही अग्रीड टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। और तीसरा एग्जाम्पल था कॉन्ट्रैक्टर रिफ्रेन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि स्कूल वालों ने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि यार स्कूल के पास बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन दोपहर को 2 बजे तक रोक दो, क्योंकि स्कूल में आवाज आती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो पैसे लिए। तो यहां पर भी आ गया अग्री फ्रॉम, यहां पर भी ऑब्लिगेशन है टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। ठीक है, तो ये सारे के ये 3 आपके पास एग्जांपल्स आ गए टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, राइट। टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, अब इसके बेसिस पर बहुत सारे केसेस हैं जो इस क्लैरिफिकेशन में मेंशन थे। ठीक है, तो टॉलरेट एन एक्ट एंड सिचुएशन के सबसे पहले तो एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला है
कि शॉपकीपर ने एक हॉकर को, एक वेंडर को, एक ठेले वाले को परमिशन दे दिया है कि हाँ ठीक है, जो कॉमन पेवमेंट है वहां पर आकर तुम अपनी दुकान चला सकते हो, इसके लिए पैसे ले लिए। तो ये हमने टॉलरेट कर लिया कि हमारी ही दुकान के प्रेमिसेस में एक ठेले वाला भी आकर अपनी दुकान लगा रहा है। और दूसरा एग्जांपल है RWA टॉलरेटिंग मॉर्निंग प्रेयर साउंड्स बाय नेबरिंग स्कूल, कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थी, उसके बगल में स्कूल था, स्कूल में रोज सुबह असेंबली होती थी, रोज सुबह वो असेंबली में प्रेयर करते थे, लाउड स्पीकर पे प्रेयर होती थी। तो RWA वालों को दिक्कत होने लग गई, स्कूल वालों ने RWA को पैसे दिए, अब RWA इस चीज को टॉलरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारे पास आते हैं बहुत सारे केसेस। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास आते हैं बहुत सारे केसेस। अब ये जो केसेस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कुछ केसेस जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये केसेस होंगे नॉट अ सप्लाई। उस क्लैरिफिकेशन में मेंशन है, और क्लैरिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत पूरे लॉजिक के साथ सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया ही हुआ है, तो यहां पर फिर से उसके बारे में डिटेल में बात करने का कोई सेंस नहीं है। वील जस्ट टॉक अबाउट द जिस्ट के किन किन ट्रांजैक्शंस को क्या क्या बोला हुआ है। तो अब मैं कुछ आप लोगों को केसेस बताऊंगा जो उस क्लैरिफिकेशन के हिसाब से सप्लाई नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस आपके सप्लाई नहीं है, देखो ये सारे हो गए नॉट अ सप्लाई। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस पे आते हैं। तो डैमेज टू प्रॉपर्टी नेग्लिजेंस, पायरेसी, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेड नेम, कॉपीराइट एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर मेरी प्रॉपर्टी आप डैमेज कर रहे हो, पायरेसी कर रहे हो मेरे लिए, और मतलब मेरी किसी पिक्चर वगैरह की आप पायरेसी कर रहे हो और उसका मेरे को आप डैमेज दे रहे हो, ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मैंने सह लिया कि आपने मेरी पायरेसी की। ठीक है, मैं सहा हुआ नहीं माना जाऊंगा, तो आप जो मेरे को दे रहे हो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये कॉम्पनसेटरी इन नेचर होगा। ठीक, पेनल्टी फॉर डिलेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और कहा था कि भैया अगर 4 महीने के अंदर अंदर मकान नहीं बना पाए तो फिर उसके बाद अगर जितना भी होगा तो हम पेनल्टी लेंगे तुमसे। ठीक है, या तुम्हारी फीस में से वो पैसा काट देंगे। तो वो जो फीस में से पैसा काटा जा रहा है, ये नहीं बोला जाएगा कि आई एम ऑब्लिगेटेड टू टॉलरेट दिस एक्ट, ये कॉम्पनसेटरी नेचर है, इसलिए इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, इसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी बाय बिल्डर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज वाले बिल्डर ने कहा कि मैं हाँ मैं करूंगा, और बेसिकली तो ये क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है वो कोई भी नहीं खोद सकता, तो उसके लिए सरकार से आपको परमिशन मिलती है। ठीक है, उसके लिए आपको सरकार से परमिशन मिलती है, तो सरकार से आपने परमिशन लेके खुदाई शुरू की और कुछ आपको अर्नेस्ट मनी मिला था, वो अर्नेस्ट मनी सरकार ने फोरफीट कर लिया। ठीक है, वो सरकार ने फोरफीट कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार सह रही है, तो इसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, चेक डिसऑनर फाइन या पेनल्टी, इसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, इसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। पेनल्टी फॉर एक्सेस माइनिंग ओवर परमिसिबल लिमिट, तो वही वाली बात होती है, जो नेचुरल माइनिंग की मेरे पास जितना परमिशन मिली हुई है उससे ज्यादा मैं माइनिंग कर रहा हूं और उसके लिए अगर मैं सरकार को कुछ दे रहा हूं, तो ये नहीं बोला जाएगा कि सरकार इज टॉलरेटिंग दिस एक्ट, तो ये नॉट अ सप्लाई हो जाएगा। Forfeiture of salary or payment of bond amount from employee for leaving earlier than the minimum agreed period। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोगों का ऑलरेडी हुआ है रेगुलर क्लासेस में। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस आपको याद रख के जाने होंगे। इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर एमसीक्यू में भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब इन ट्रांजैक्शंस के पीछे के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आप लोग उस डिटेल जहां से भी आप लोगों ने पढ़ाई की है वहां से आप लोग पढ़ोगे, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हो गए नॉट अ सप्लाई। अब कुछ और केसेस के बारे में बात करूंगा, वो क्लैरिफिकेशन के हिसाब से सप्लाई है, जैसे पेनल्टी फॉर नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑन टाइम व्हेन इट इज एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारे के सारे देखो आप, ये सप्लाई है। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन के हिसाब से ये चीजें सप्लाई है। पेनल्टी फॉर नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑन टाइम, अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया और उसके लिए पेनल्टी लगाई जा रही है तो इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। फॉरफीचर ऑफ टिकट अमाउंट फॉर नॉट शोइंग अप, टिकट आपने खरीद दिया, आप गए नहीं, बाद में आपने कहा अरे यार मैं जा नहीं पाया, कैंसिल कर दो, एयरलाइंस ने टिकट का अमाउंट फॉरफीट कर लिया, ये सप्लाई है। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर गेटिंग टिकट्स कैंसिल्ड, तो ये भी आपके मिनिमम जो कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं ये भी आपका सप्लाई हो जाता है। अर्ली टर्मिनेशन फी ऑफ लीज, आपने कोई चीज लीज पर ली और सपोज 10 साल की लीज थी, आप 8 साल बाद चले गए, आपने कहा यार बस अब मेरे को खत्म करनी है लीज, तो 2 साल के लीज का किराया देने से बच जाएगा, तो यहां पर एक टर्मिनेशन फी लगेगी आपकी, इसको भी सप्लाई माना जाएगा। प्री पेमेंट चार्जेस फॉर लोन्स बाय बैंक्स, तो अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है, उस लोन को आप टेन्योर के पहले पहले पे कर देते हो, तो बैंक आपसे प्री पेमेंट चार्जेस लेते हैं, इसको भी सप्लाई माना जाता है। लेट फी और पेनल्टी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या टेलीकम्युनिकेशन, इसको भी सप्लाई माना जाता है। इन सभी केसेस में जो भी अग्रीव्ड पार्टी है दैट हैज एन ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन।
ठीक है, दिस इज एज पर द क्लैरिफिकेशन। कैंसिलेशन चार्जेस ऑफ ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, ये भी आपका सप्लाई मान लिया जाता है। फिक्स चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो फिक्स चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इसमें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही एग्जेम्प्ट होती है तो इसमें जीएसटी होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई सारी की सारी सप्लाई वाली चीजें। ठीक है, तो अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन डिस्कस कर दिया, क्लैरिफिकेशन अभी भी चल रहा है, डू एन एक्ट के बारे में अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डू एन एक्ट से रिलेटेड जो एग्जांपल दिया हुआ है वो ये है, फैक्ट्री अग्रीइंग टू इंस्टॉल जीरो एमिशन इक्विपमेंट। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि एक फैक्ट्री है, उसमें से धुआं निकलता है, इवन दो धुआं परमिसिबल लिमिट के अंदर अंदर निकलता है, फिर भी अगल बगल वाले घरों ने कहा कि आप अपनी फैक्ट्री में जीरो एमिशन इक्विपमेंट लगा लीजिए जिससे इतना भी धुआं ना निकले, हमारी हवा स्वच्छ रहे। ठीक है, तो फैक्ट्री वाले ने कर दिया, तो फैक्ट्री वाज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, तो इसलिए ये वाला भी सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम कर रहे हैं वही पैरा 5 कर रहे हैं। ठीक है, शेड्यूल 2 कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम शेड्यूल 2 कर रहे हैं। शेड्यूल 2 के अंदर क्या है कि इन एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, और उसके अंदर हम एंट्री 5 कर रहे हैं। एंट्री 5 के अंदर सारी की सारी चीजें जो भी हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। उसके अंदर एक चीज ये थी, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट। ठीक है, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन था, हम उस क्लैरिफिकेशन में बह गए थे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अभी भी एंट्री नंबर 5, और ये वाली जो चीज अभी हाईलाइटेड आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये भी है सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर परचेज फॉर एनी पर्पस फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब मेरे गुड्स का यूज करने की मैं आपको परमिशन दे रहा हूं और मैं आपसे कंसिडरेशन ले रहा हूं, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा। तो ये एंट्री 5 का सारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, एंट्री 6, शेड्यूल 2 के अंदर एंट्री 6 है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विसेज, इन दोनों ही चीजों को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा। ठीक है, इससे हमारी शेड्यूल 2 वाली सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। तो सब सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, 1A कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ सब सेक्शन 2 पर। सब सेक्शन 2 कहता है कि इन चीजों को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। इसके अंदर दो क्लॉजेस हैं, एक्टिविटीज नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर एक तो 72A है और दूसरा 72B है। 72A कहता है कि शेड्यूल 3 के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। शेड्यूल 3 में बोला गया है, सबसे पहली जो एंट्री है वो ये है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। तो इसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भले ही रिलेटेड पर्संस है, लेकिन एम्प्लॉई जो सर्विसेज दे रहा है उसके बदले जो एम्प्लॉयर उसको सैलरी दे रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। नॉन कंपीट पेमेंट्स इसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो जो प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयर ने कहा कि भैया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए था कि तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे, लेकिन हम तुमको अब नौकरी पर नहीं रख सकते, हम तुमको 2 साल के अंदर अंदर ही निकाल रहे हैं, 8 साल का पेमेंट का कुछ कॉम्पनसेशन हम तुमको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही माना जाता है और इस पर जीएसटी नहीं लगता, इसको सप्लाई नहीं माना जाता। लेकिन अगर एम्प्लॉई छोड़कर जाता है और एम्प्लॉयर उससे कहता है कि सुनो तुम छोड़ के तो जा रहे हो लेकिन हमारी कंपीटिंग इंडस्ट्री में काम मत करना, तो ये नॉन कंपीट पेमेंट हो गया, इसको सप्लाई मान लिया जाता है। कैजुअल वर्कर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या जो सर्विस सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडिंग वाली कंपनीज होती हैं वो कई बार कैजुअल वर्कर्स को अपने यहाँ हायर कर लेती हैं, तो उनको भी जो भी सैलरी वगैरह देती हैं उसको भी पेरोल वाला ही माना जाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मान लिया जाता है। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनीज हैं वो अगर अपने कैजुअल लेबरर्स को पैसा दे रही हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता। एंड सिमिलरली जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं वो अगर अपने कैजुअल वर्कर्स को कुछ भी पैसा दे रही हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। तो पेमेंट बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स और सिक्योरिटी कंपनीज टू कैजुअल वर्कर्स नॉट अ सप्लाई, लेकिन पेमेंट बाय क्लाइंट्स टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स और सिक्योरिटी कंपनीज हु प्रोवाइड कैजुअल वर्कर्स ये सप्लाई है। मैंने अगर किसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है कि तुम मेरे लिए बिल्डिंग बना दो, ठीक है, और मैं उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहा हूं तो ये तो सप्लाई है ना। अब वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर कैजुअल वर्कर से मेरा काम करवाए या परमानेंट एम्प्लॉय से मेरा काम कराए उससे मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, आओ डायरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जो होल टाइम या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं अगर उनको एम्प्लॉइज माना जा रहा है तो फिर जितना उनको पेमेंट दिया जाएगा उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उनको एम्प्लॉय नहीं माना जा रहा है
अगर उनको एम्प्लॉय नहीं माना जा रहा है तो जो उनको पेमेंट दिया जाएगा उस पर जीएसटी लगेगा। तो इसमें मैं आप लोगों को हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग अनअकैडमी में थे तो अंशुल सर एक डायरेक्टर भी थे, अनअकैडमी सीए कैटेगरी के डायरेक्टर भी थे, और अंशुल सर एक एजुकेटर भी थे। तो उनके दो कॉन्ट्रैक्ट्स थे विद अनअकैडमी, एक एजुकेटर कॉन्ट्रैक्ट था और एक डायरेक्टर वाला कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, डायरेक्टर वाला कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आता था, तो जितना पैसा अंशुल सर को अनअकैडमी उसके लिए देती थी उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन जो अनअकैडमी के साथ अंशुल सर का एजुकेटर वाला कॉन्ट्रैक्ट था उस पर जीएसटी लग जाता था। अगर कोई इंडिपेंडेंट या नॉमिनी या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसको जो भी पैसा मिलेगा उस पर उसको सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन इस पर जो जीएसटी होता है वो रिवर्स चार्ज में लगता है, मतलब कंपनी को ही जीएसटी पे करना होता है। रिवर्स चार्ज के बारे में हम लोग और डिटेल में चैप्टर 3 मतलब यहां पर चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में बात करेंगे, जिसका रिविजन होगा, आगे होगा। ठीक है, चलो तो अब यहां पर शेड्यूल 3 के अंदर एंट्री नंबर 2 पर हम लोग आ जा रहे हैं, और एंट्री नंबर 2 है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल आपको कोई सर्विस दे रही है तो उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। एंट्री नंबर 3 इसमें वही है एमपी एमएलए वगैरह वाली चीज है। ठीक है, functions performed by the member of parliaments, member of state legislatures, member of panchayats, member of municipalities, member of other local authorities। फिर एक ये हो गया यहाँ पर 3B, duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the constitution in that capacity। और 3C हो गया duties performed by any person as a chairperson or member or a director in a body established by a central government or a state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause। Basically MP MLA गवर्नमेंट वाले अगर आपको कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो ना तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है ना तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। एंट्री नंबर 4 पर आते हैं। एंट्री नंबर 4 कहती है कि सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बेरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है, तो फ्यूनरल क्या होता है, जला देना, बेरियल क्या होता है, दफना देना, क्रेमेटोरियम क्या होता है, जहां पर जलाया जाता है, और मॉर्चरी क्या होती है, जहां पर डेड बॉडी स्टोर की जाती हैं। और अगर डेड लोगों को ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है तो ये सारी की सारी जो सर्विसेज होती हैं इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाएगा। उसके बाद आता है आपका एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 बात करती है सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग के बारे में। तो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग पर वैसे भी जीएसटी नहीं लगता है। अगर कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग बिल्डिंग आपने बेच दी, अगर आपने कंस्ट्रक्शन की ड्यूरिंग बिल्डिंग बेच दी तब तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गई, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाता है एज पर शेड्यूल 2, जिसका रिवीजन अभी अभी हम लोगों ने किया है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आपने बिल्डिंग बेची है तो इसको सप्लाई नहीं माना जाता है। टेनेंसी राइट्स से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन आया था यहां पर। तो ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स, अगर आप टेनेंसी राइट्स को कंसिडरेशन के लिए लेते हो तो इसको सप्लाई माना जाता है, इवन दो यहां पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये सप्लाई ऑफ, ये सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग हो रहा है तो इस पे जीएसटी आप ना लगाओ। ठीक है, आप टेनेंसी राइट दे रहे हो, टेनेंसी राइट देते समय जस्ट बिकॉज स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी लग रही है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग रहे हैं, इसका मतलब ये उसी कैपेसिटी में नहीं आ जाता है जिस कैपेसिटी में सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग होता है, तो इसको सप्लाई माना जाता है। ठीक है, अब अगर आपने ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स किया, टेनेंसी राइट्स को ट्रांसफर किया किसी नए टेनेंट को अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम, तो ये भी आपका टैक्सेबल हो जाता है। और इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं। Grant of tenancy rights in residential dwelling for use as residential dwelling against tenancy premium or periodic rent or both। तो residential dwelling में अगर आपने tenancy right दिए तो ये आपका exempt हो जाता है। और अगर outgoing tenant किसी दूसरे tenant को देकर जाता है, services provided by outgoing tenant by surrendering the tenancy rights against a portion of the tenancy premium, तो ये भी आपका GST के लिए liable हो जाता है, ये भी आपका GST के लिए liable हो जाता है। अब आओ यहां पर हम लोग बात करते हैं एंट्री नंबर 6 के बारे में। एंट्री नंबर 6 कहती है एक्शनेबल क्लेम्स अदर दैन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। इस वाले पॉइंट में अमेंडमेंट आया हुआ है। पहले क्या था, पहले था एक्शनेबल क्लेम्स अदर दैन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग। ठीक है, लेकिन अब यहां पर 3 एक्शनेबल क्लेम्स को और जोड़ दिया गया है, अदर दैन करके 3 एक्शनेबल क्लेम्स को और जोड़ दिया गया है। मतलब क्या हुआ, एक्शनेबल क्लेम्स जो भी होते हैं उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, राइट, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं शेड्यूल 3 के बारे में। अदर दैन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग था, मतलब लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स की डेफिनेशन में रखा गया है तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर उन 3 के अलावा 3 और एक्शनेबल क्लेम्स को जोड़ दिया गया है।
तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अदर देन ऑल 6 यहां पर लिखा गया है अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, आओ एक एक चीज करके समझते हैं। सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में इसका सिंपल सा मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप किसी क्लेम को, अगर आप कोई चीज कह रहे हो कि इसने मेरा पैसा खाया हुआ है और आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो, तो वो एक एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है, एकदम सिंपल हिंदी है, एकदम सिंपल हिंदी है कि अगर आपका पैसा किसी ने खाया हुआ है और आपके पास प्रूफ है, आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो, तो वो एक एक्शनेबल क्लेम हो जाता है। कौन कौन से स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं जो कि अब टैक्सेबिलिटी के, जीएसटी के पर्व्यू में आ गए हैं? सबसे पहला है बेटिंग, जो कि पहले भी था। फिर आ गया है कसिनोज, तो कसिनोज नया है। फिर है गैम्बलिंग, जो पहले भी था। फिर हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेसिंग नया है। और फिर हमारे पास है लॉटरीज, जो कि पहले भी था। और अब नया जो आया है वो है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, ऑनलाइन गेम्स आप खेलते हो, उससे आप पैसा कमाते हो, तो वो अब आपका एक्शनेबल क्लेम है। और वो ऐसा एक्शनेबल क्लेम है कि उसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, नॉर्मली एक्शनेबल क्लेम, कोई भी एक्शनेबल क्लेम होता है उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है, एक्सेप्ट फॉर दीज 6: बेटिंग, कसिनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। अब ऑनलाइन मनी गेमिंग की यहां पर डेफिनेशन दी हुई है। ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन मनी गेमिंग का मतलब क्या है? ऑनलाइन गेम्स वेयर प्लेयर्स पे और डिपॉजिट मनी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी और अदर वैल्यूएबल्स इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? ऐसे गेम्स जिनमें आप ऑनलाइन अपना पैसा डिपॉजिट करते हो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप इस गेम में मनी जीतोगे। ठीक है, अब पैसा जीतोगे तो पैसा तो जीतोगे ही जीतोगे, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले 2 साल से जो क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज का मार्केट है वो भी बहुत तेजी से बूम कर रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से बूम कर रहा है, मतलब मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट बिटकॉइंस एंड ऑल दैट, मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एनएफटीज क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग बात करने लग जाएंगे तो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज को और एनएफटीज को भी यहां पर इंक्लूड किया हुआ है। मतलब अगर आप किसी ऑनलाइन गेम में पार्टिसिपेट करते हो और आप उस गेम से बिटकॉइन जीतते हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने पैसा कहां जीता, मैंने तो बिटकॉइन जीता। ठीक है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। सरकार कहती है नहीं, ये जो बिटकॉइन है, ये जो इथीरियम है, ये जो सोलाना है, ये जो एनएफटीज हैं, ये सारे के सारे हो जाएंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग में कौन कौन से गेम्स डाले गए हैं? ऑनलाइन गेम्स वेयर प्लेयर्स पे और डिपॉजिट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी, या तो पैसा जीत रहे हो तब तो कोई पंगा ही नहीं है, और अदर वैल्यूएबल्स इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में क्या क्या? एक सिंपल भाषा में, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट कैन बी ट्रेड और स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीज। ठीक है, तो इट इज ब्रॉडली डिफाइंड एंड सब्जेक्ट टू जीएसटी इफ इन्वॉल्वड इन द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। राइट, अब इसकी वजह से जो सप्लायर की डेफिनेशन है उसमें भी अमेंडमेंट आया है, और सप्लायर की डेफिनेशन में सिंपली ये बोल दिया है कि अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो इस टाइप के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, या इस टाइप के स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी अब सप्लायर होगा। तो the definition now includes those who arrange or supply specified actionable claims via digital or electronic platforms, making them liable to GST. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है आप लोगों के लिए। जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये वाला अमेंडमेंट आ चुका है। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम्स में, एक्शनेबल क्लेम्स ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स में पहले सिर्फ 3 एक्सेप्शंस थे: लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। ठीक है, सिर्फ लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग पहले जीएसटी के लिए लायबल होते थे, लेकिन अब 6 है। ठीक है, अब यहां पर बेटिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसेस और ऑनलाइन, सॉरी बेटिंग तो पहले से था, कसिनोज, हॉर्स रेसेस और ऑनलाइन मनी गेमिंग को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और ऑनलाइन मनी गेमिंग का क्या क्या मतलब है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। राइट, ओके। 7(2)A में तो शेड्यूल 3 आया था। 7(2)B बड़ा सिंपल सा है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एज पब्लिक अथॉरिटीज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ये सारी भी चीजें क्या हो जाती हैं, ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। नोटिफाइड सर्विसेज कौन सी है? पंचायत वाली और म्यूनिसिपैलिटीज वाली। अब यहां पर देखो, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, अगर अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस कोई भी स्टेट किसी भी दुकानदार को प्रोवाइड कर रही है तो क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? सप्लाई बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के स्कोप से बाहर है। ठीक है, बाकी सारे लाइसेंसेस को बिल्कुल सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी पेबल होगा।
ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अगर सर्विसेज किसको दी जा रही है, गवर्नमेंट सर्विस दे रही है किसको, बिजनेस एंटिटीज को सर्विसेज दे रही है बाय वे ऑफ ग्रांटिंग प्रिविलेजेस, लाइसेंसेस वगैरह वगैरह, तो इसको, ये टैक्सेबल तो है लेकिन ये लायबल टू रिवर्स चार्ज भी है, क्योंकि बिजनेस एंटिटीज अब इस पर रिवर्स चार्ज पर जीएसटी पे करेंगी। ठीक है। कुछ और नॉन सप्लाईज हैं जिनको क्लैरिफिकेशन के जरिए सरकार ने नोटिफाई किया हुआ है। ठीक है, अभी तक हम लोग वही बात कर रहे हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में हम लोगों ने 2A देख लिया। ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में हम लोगों ने 2A देख लिया जिसमें शेड्यूल 3 की कई सारी एक्टिविटीज देखी। 2B देख लिया जिसमें सरकार के बहुत सारे फंक्शंस देख लिए। अब 2 से बाहर आ जाओ, लेकिन कुछ नॉन सप्लाईज बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन भी प्रोवाइडेड है, उन नॉन सप्लाईज को हम लोग यहां पर देखते हैं। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंसेस, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वेंसेस मूव हो रहे हैं तो क्या होगा, इन्वॉल्व ट्रक्स, बसेस, ट्रेन्स, बसेस, ट्रक्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स, वेसल्स, कंटेनर्स, एयरक्राफ्ट्स फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ, और फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, जीएसटी इस पर नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए जो पैसा दिया जाएगा, जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाएगा उस पर जीएसटी बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए जो पैसा दिया जाएगा उस पर जीएसटी बिल्कुल लग जाएगा। सिमिलरली इंटरस्टेट मूवमेंट्स ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स, गुड्स ऑन व्हील्स वगैरह, ये भी आपके इन पर भी जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, तो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाएगा। राइट, लास्ट में आता है हमारे पास सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, और यहां पर सरकार कहती है कि हम कभी भी, हमारे पास पावर है काउंसिल की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर, हम कभी भी कह देंगे कि इस वाली सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स मानो, सर्विसेज नहीं, और इस वाली सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानो, गुड्स नहीं। ठीक है, ये था आपके पास पूरा का पूरा सेक्शन 7 सप्लाई का रिविजन। आई होप आप लोगों को सेक्शन 7 के रिवीजन में मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो द एंटायर सेक्शन 7 इज इनकॉर्पोरेटेड इन जस्ट वन चार्ट, और आप लोग देख सकते होगे इसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ठीक है, तो आई हैव इंक्लूडेड एवरी एग्जांपल, एवरी क्लैरिफिकेशन, एवरी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन दैट देयर कुड बी, जो आप लास्ट मोमेंट पर अगर रिवाइज करोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को यहां पर इसको रिवाइज करने में 42-43 मिनट्स लगे, अभी 46 मिनट्स की यहां पर वीडियो आप लोगों की चल चुकी है अभी तक। ठीक है, लेकिन शुरू के 2-3 मिनट मैंने कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह भी दिया था, तो दैट इज इट। राइट, तो ये आप लोग कभी भी देख सकते हो, इसको सुन सकते हो, और ये चार्ट आप लोगों के पास है, आप लोग इसको डाउनलोड कर ही सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 7 यहां पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बची हुई चीजों पर आते हैं, गुड्स की डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं। गुड्स की डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं, तो देखो गुड्स में क्या होगा, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोला जाएगा, बिल्कुल इसको गुड्स बोला जाएगा। मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग बॉट एंड सोल्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें से एक्सक्लूडेड हो जाती है। क्या मनी को गुड्स बोला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये गुड्स की डेफिनेशन से एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया हुआ है। क्या सिक्योरिटीज को गुड्स बोला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर अगर सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसको जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रखा गया है। एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स, यस, ये गुड्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं, लेकिन 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 however certain actionable claims like betting, casinos, gambling, horse race, lotteries and online money are subject to GST। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि ये एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं ये वैसे तो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने शेड्यूल 3 देखा, और शेड्यूल 3 में हम लोगों ने क्या देखा कि एक्शनेबल क्लेम्स ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, लेकिन उसके एक्सेप्शंस हैं ये 6, बेटिंग, कसिनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन पर जीएसटी लगेगा। ग्रोइंग क्रॉप्स को गुड्स माना जाएगा क्या, यस, लेकिन सेवरेबिलिटी इज अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर कंसिडरेशन, बेचने से पहले उसको जमीन से उखाड़ कर बेचना होगा। स्टैंडिंग ट्रीज को गुड्स की डेफिनेशन में नहीं रखा गया है, लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर को गुड्स की डेफिनेशन में रखा गया है, क्योंकि यहां पर भी सेवरेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, आओ सर्विसेज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जनरल डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज। तो आप लोग देख सकते हो मनी और सिक्योरिटीज जो है वो ना तो गुड्स होगी ना तो सर्विसेज होगी। राइट, includes activities relating to the use of money or its conversion with a separate consideration। ठीक है, तो use of money का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने बैंक में पैसा जमा किया और उसके लिए बैंक मेरे को कंसिडरेशन देगा बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको सर्विसेज डेफिनेटली माना जाएगा। ठीक है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस है इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इंटैंजिबल, नॉट स्टोर्ड, डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप। ठीक है, दिस इज कंज्यूम्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, बट इसका बेनिफिट जो है वो लंबे समय तक रह सकता है। आओ ट्रांजैक्शंस इन मनी के बारे में बात करते हैं।
प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी तो ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, लेकिन मनी में अगर मनी का यूज करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज की जा रही है तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, तो इफ अ सेपरेट फीस चार्ज फॉर द कन्वर्जन और चेंज इन द फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन तो ये सप्लाई होगा। डायरेक्ट एक्सचेंज और चेंज विदाउट फी ये सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने आपको 2000 का नोट दिया, आपने मेरे को 500 के 4 नोट दे दिए, बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है। मैंने आपको 2000 का नोट दिया, आपने मेरे को 1900 रुपए दे दिए, उसके बदले छुट्टे 1900 रुपए दे दिए और ये कन्वर्जन करने के लिए आपने 100 रुपए की फीस काट ली, इस पर जीएसटी लगेगा। डायरेक्ट मनी ट्रांजैक्शंस विदाउट फी आर नॉट सर्विसेज, दोज विद फी आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। बैंक इंटरेस्ट बिल्कुल उसमें आ जाता है, सर्विसेज में आ जाता है, एक्सक्लूजन में नहीं है। डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक इज कंसिडर्ड अ सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज द बैंक पेज इंटरेस्ट। पर्सनल मनी ट्रांसफर्स बिल्कुल भी नहीं है, सर्विस नहीं है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। मनी गिवन विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, दैट इज अ फादर गिविंग मनी टू हिज चिल्ड्रन, इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सर्विस। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो अगर ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे ग्रो जीरो था वगैरह, उन पर मैं शेयर्स खरीद रहा हूं, वो लोग क्या कर रहे हैं, शेयर्स खरीदने के लिए ब्रोकरेज सर्विसेज ले रहे हैं, ब्रोकरेज ले रहे हैं, तो ये ब्रोकरेज पे जीएसटी लगेगा, लेकिन शेयर्स खरीदने पर कोई जीएसटी नहीं होगा। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज आपका सर्विस से एक्सक्लूडेड होता है। तो transactions and securities are not services, but brokerage services facilitating these transactions are। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब देखो एक और अमेंडमेंट यहां पर आया हुआ है, एक और सर्कुलर आया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ठीक है, बेसिकली 3 अमेंडमेंट्स हैं सप्लाई वाले चैप्टर में। ठीक है, 3 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट हम लोगों ने वहीं पर देख लिया, एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है उसमें 3 एक्शनेबल क्लेम्स को जोड़ा गया है, ऑनलाइन मनी गेमिंग, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में हम लोगों ने बात की। 2 और सर्कुलर्स हैं जो कि आपके सप्लाई के चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट्स की तरह से यहां पर आए हुए हैं, उनमें से एक अमेंडमेंट ये है, आओ इसको देखते हैं। तो क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडियरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। ठीक है, एक होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी कंपनी में उसके शेयर्स हैं। ठीक है, सपोज एक ए लिमिटेड है, सब होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है, ऑब्वियसली ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के शेयर्स होंगे। ठीक, securities are considered as neither goods nor services as per section 252 and 202 of the CGST Act 2017. Further, no services being provided by the holding company to the subsidiary merely by holding the shares of the subsidiary company unless there's a separate supply of services in accordance with section 7 of the CGST Act. Hence, the activity of holding of shares of subsidiary company by the holding company per se cannot be treated as supply of services and cannot be taxed under GST. ठीक है, तो यहां पर यह सवाल उठा था कि होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स हैं, तो क्या होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को कोई सप्लाई दे रही है, कोई सर्विसेज वगैरह दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है। तो सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है, कह रहे हैं अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रही है तो सिर्फ शेयर्स को होल्ड करने की वजह से होल्डिंग कंपनी कोई सप्लाई वगैरह थोड़ी दे रही है, कोई सर्विसेज थोड़ी दे रही है, तो उसको सप्लाई बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार की सप्लाईज होती हैं जीएसटी लॉ में, एक एक करके हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। इसको 4 पार्ट्स में देखेंगे, हर सप्लाई के लिए डेफिनेशन देखेंगे, उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इंक्लूजन क्राइटेरिया देखेंगे और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे टैक्सेबल सप्लाई के बारे में। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच इज लेविएबल टू टैक्स, ये हो गई आपकी टैक्सेबल सप्लाई। इसमें गुड्स और सर्विसेज आने चाहिए, मस्ट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी, शुड नॉट बी स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3। ठीक है, अगर कोई भी सप्लाई शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड है तो वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी। शेड्यूल 3 साफ साफ ये कहता है कि इन चीजों को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर जीएसटी और आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, एक ऐसी सप्लाई जिस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं, एक ऐसी सप्लाई जिस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं, वो आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। एक्सक्लूड्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोल सकते हो? आपके मन में आएगा मे बी हाँ सर, लेकिन नहीं बोल सकते। ठीक है, नहीं बोल सकते क्योंकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के स्कोप में सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, जीएसटी के स्कोप में सप्लाई ही नहीं है, तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूड्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब वी कैन नॉट कॉल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इवन अ सप्लाई। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो सप्लाई ही नहीं है ना, तो इसलिए ये नॉन टैक्सेबल टैक्सेबल तो दूर की बात है। राइट, इट मस्ट बी अ सप्लाई एज डिफाइंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी स्कोप। ठीक, सप्लाईज कवर्ड बाय एग्जेम्पशंस निल रेटेड और जीरो रेटेड आर नॉट नॉन टैक्सेबल। तो जो निल रेटेड सप्लाईज होंगी या जीरो रेटेड सप्लाईज होंगी या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होंगी,
ठीक है, उनको सॉरी जो नील रेटेड सप्लाईज होंगी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज होंगी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज या जीरो रेटेड सप्लाईज, इनको इनको नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं बोला जाएगा, इनको नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं बोला जाएगा। नील रेटेड सप्लाईज कौन सी होती हैं? वो सप्लाईज होती हैं जो जीएसटी के रेट में, जीएसटी का जो रेट वाला शेड्यूल है, उस रेट शेड्यूल के आगे उन सप्लाईज के सामने जीरो लिखा हुआ है, वो गई आपकी नील रेटेड सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज कौन सी होती हैं? जिनको गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए बताती है कि ये सप्लाईज आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। तो सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो या तो वो सप्लाईज नील रेटेड है या तो होली एग्जेम्प्ट है, ये सारी की सारी एग्जेम्प्ट आ जाएंगी। इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई एक बड़ा ब्रॉडर टर्म है, ये तीन चीजों को कंसिडर करके वे चलता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्ट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक, तो इंक्लूड क्या क्या हो गया इसमें? टैक्सेबल एट नील रेट, होली एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन, इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आएगा? जीरो रेटेड सप्लाईज नॉट कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं आएगा। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाईज कौन सी होती हैं? जीरो रेटेड सप्लाईज वो होती हैं जिनको या तो आप गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज होंगी, या फिर आप एसईजेड डेवलपर को या एसईजेड यूनिट को सप्लाई कर रहे हो तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाएगा। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है कि आउटपुट्स पर देखो, क्योंकि ये जीरो रेटेड होती है, तो जब आप सामान बेचते हो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो या एसईजेड डेवलपर को देते हो, तो उससे आप जीएसटी तो लेते नहीं हो, तो आपके इनपुट तो वैसे वेस्ट हो जाते। ठीक है, नील रेटेड में, एग्जेम्प्ट सप्लाईज में, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में, इन सब में आपके जो इनपुट्स हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनपुट का क्रेडिट आपको मिल ही नहीं रहा है। इनपुट का क्रेडिट आप लोगे किसके अगेंस्ट? ठीक है, लेकिन जीरो रेटेड टैक्स में क्या होता है, जो भी आपके इनपुट्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, तो वो आपको वापस मिल जाता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर इनपुट्स यूज्ड, इनेबल्स टैक्स फ्री आउटपुट विदाउट ब्लॉकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये एक्सक्लूजन आपका नॉट एप्लीकेबल आ जाता है। इनवर्ड सप्लाई क्या होती है? रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय परचेज, एक्विजिशन और एनी अदर मींस। ठीक है, तो यहां पर रिसीट्स के बारे में बात हो रही है। दिस कवर्स ऑल द पर्संस वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। ध्यान दो, डज नॉट यूज द टर्म सप्लाई, हेंस हैज अ ब्रॉडर स्कोप। तो इनवर्ड सप्लाई के अंदर जो वर्ड यूज किया है वो है रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आउटवर्ड सप्लाई क्या हो गई? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो अगर किसी चीज को आउटवर्ड सप्लाई बोलना है तो उसके लिए उस चीज को सप्लाई होना पड़ेगा। ठीक है, तो इट मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मस्ट फर्स्ट बी अ सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ, एंड रेसिपिएंट्स नॉट अमाउंटिंग टू रिसीट्स नॉट अमाउंटिंग टू सप्लाई, पर्सनल यूज नॉट इंक्लूडेड। ठीक, फिर हमारे पास आता है कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। ठीक है, तो जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर सप्लाई करते हो तो या तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई होंगी या तो वो मिक्स सप्लाई होंगी। अगर वो नेचुरली बंडल्ड है तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, अगर वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो वो मिक्स सप्लाई है। कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होता है? जो टैक्सेबिलिटी होगी वो प्रिंसिपल सप्लाई के रेट के हिसाब से पूरी की पूरी वैल्यू पर टैक्स लगेगा। मिक्स सप्लाई में क्या होता है कि जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा वो वहां पर अट्रैक्ट हो जाता है। देखो डेफिनेशन, a supply comprising two or more taxable supplies that are naturally bundled and supplied in conjunction with each other, with one being a principal supply. Mixed, two or more individual supplies made together for a single price which do not constitute a composite supply. प्रिंसिपल सप्लाई, तो कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर प्रिंसिपल सप्लाई प्रेजेंट होती है। द कॉम्पोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। मिक्स सप्लाई नॉट एप्लीकेबल एज द सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट। ठीक, बंडलिंग के बारे में बात करें तो सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और यहां सप्लाईज आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, यहां पर सप्लाईज आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दिस इज टैक्स्ड एज सिंगल सप्लाई बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सप्लाईज जीएसटी रेट। तो वही मैंने आपको बताया कि टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, सिंगल सप्लाई का एक ही रेट लगेगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वो पूरे के पूरे उस पर लग जाएगा। टैक्स बेस्ड ऑन द सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अमंग द इंक्लूडेड सप्लाईज। इंडिकेटर्स ऑफ बंडलिंग ये केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जांपल, मोबाइल फोन सोल्ड विद अ फैक्ट्री, होटल स्टे विद कॉम्प्लीमेंट्री मील्स, ये नेचुरली बंडल्ड है। ठीक, लेकिन मिक्स सप्लाई में क्या हो गया? गिफ्ट बास्केट कंटेनिंग टैक्सेबल गुड्स ऑफ डिफरेंट टैक्स रेट सोल्ड फॉर अ सिंगल प्राइस, ये सारे के सारे आपके क्या हो गई? आर्टिफिशियल बंडलिंग है। Taxation criteria, entire value classified as a principal supply. यहाँ पर each supply in the bundle can have independent tax rates. Highest rate is applied to the entire bundle. बाकी considerations depends on the natural necessity and customer expectation of the bundling. और ये क्या है? Mixed supply में applies when supplies carry independent significance and are offered for single price without being a composite supply. कुछ composite supplies के ऊपर CBIC ने clarifications दिए हैं। ठीक है, एक तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के ऊपर दिया हुआ है।
डिलेमा क्या था? डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग वेदर द सप्लाई इज कैटेगराइज्ड एज गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग बोथ। तो प्रिंसिपल जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो गुड्स और सप्लाई दोनों चीजें आ रही थी, तो इसको कॉम्पोजिट बोलना है या इसको मिक्स्ड बोलना है, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी? डिपेंड्स ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, और इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कॉम्पोजिट में, ठीक है। तो जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री आपको सप्लाई देती है वो हमेशा कॉम्पोजिट सप्लाई होगी, वो हमेशा कॉम्पोजिट सप्लाई होगी। अब कॉम्पोजिट सप्लाई तो हो गई, अब ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है या सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये डिपेंड करेगा अलग अलग केसेस पर। तो पहला केस है प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एटसेट्रा। देखो, फॉर प्रिंटेड आइटम्स लाइक बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स एटसेट्रा, वेयर content is provided by the recipient and physical inputs by the printer, printing services is the principal supply। ठीक है, मैं किसी किताब में जैसे शुचिता प्रकाशन को जाकर मैं अपना कंटेंट देता हूं, अब वो वहां पर प्रिंटर और वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो मेरे को सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो शुचिता प्रकाशन इज प्रोवाइडिंग मी सर्विसेज, मैं उसको कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है, और वो अपना कागज और बाइंडिंग वगैरह करके मेरे को किताब बनाकर दे रहे हैं। तो दैट शुचिता प्रकाशन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग मी अ प्रिंटिंग सर्विस, और ये हो जाएगा आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स एटसेट्रा, प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स एटसेट्रा, इसमें क्या हो गया कि मैं आर्चीज पर जाता हूं, कोई एक मग उठाता हूं, कोई एक एनवेलप उठाता हूं और कहता हूं यार इसमें मेरी गर्लफ्रेंड का नाम छाप के मेरे को दे दो, ठीक है। तो अब आर्चीज पे जाकर मैं वो मग या वो मैं एनवेलप्स खरीद रहा हूं, तो ये हो गया आपका सप्लाई ऑफ गुड्स, और यहां पर जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो आपकी गुड्स की मान ली जाती है, ठीक। आगे देखो, फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स, फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स, तो अगर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स हैं, उनको खाना दिया जा रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स को डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के ऊपर, डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पर खाना दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगी, ये हेल्थ केयर सर्विसेज में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई बाहर जो अटेंडेंट्स वगैरह है वो अगर खाना खरीद कर खा रहे हैं तो वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी, वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी। क्यों? देखो, हॉस्पिटल के अंदर अगर आप जा रहे हो और वहां पर आप हेल्थ केयर सर्विसेज ले रहे हो, हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ नर्स आपको बीच बीच में खाना भी खिला रही है, तो फिर यहां पर क्या हो गया? ये बेसिकली कॉम्पोजिट सप्लाई है जहां पर हेल्थ केयर के साथ साथ खाना नेचुरली बंडल्ड है। तो ऐसे में जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, और ये आपकी कॉम्पोजिट सप्लाई मान ली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अटेंडेंट है जो वहां पर है, उसके कैफेटेरिया में खाना खा रहा है, तो ये आपकी टैक्सेबल सप्लाई हो जाती है, ठीक है, ये आपकी टैक्सेबल सप्लाई हो जाती है। बस बॉडी बिल्डिंग, बस बॉडी बिल्डिंग मतलब बसेस की, ट्रक्स की अगर आउटर बॉडी को बनाया जा रहा है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पर, ठीक है, ये कंप्लीटली केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई व्हिच वेरीज केस बाय केस, ठीक। एंड सिमिलरली रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स भी है। तो रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स मतलब क्या होता है? जो टायर होता है, ट्यूब के ऊपर अलग से रबर लगी हुई होती है, ठीक है, तो या फिर लोहे का एक ढांचा होता है, उसके ऊपर ट्यूब लगी हुई होती है और उसके ऊपर रबर लगी हुई होती है। अगर मैं अपना कोई पुराना टायर ले जाकर कह रहा हूं कि इसकी रीट्रेडिंग कर दो, तो जो दुकानदार है वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर मैं जाकर दुकानदार से पुराना रीट्रेडेड टायर खरीद रहा हूं, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाता है, ठीक है। एक और हमारा लास्ट अमेंडमेंट जो यहां पर आया हुआ है वो ये है, क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल्स, ठीक है। सिनेमा हॉल्स में जो फूड और बेवरेज मिल रहा है उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? तो देखो, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन अ सिनेमा हॉल शैल बी टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस की तरह उसकी टैक्सेबिलिटी होगी एज लॉन्ग एज अगर द फूड और बेवरेजेस आर सप्लाइड बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ अ सर्विस, ठीक है। अब सिनेमा हॉल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? पिक्चर दिखा रहे हैं आपको, एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर एंटरटेनमेंट सर्विस के अंदर ही वो फूड और बेवरेजेस भी आपको सप्लाई किए जा रहे हैं, तो इसको रेस्टोरेंट सर्विस की तरह से टैक्सेबल किया जाएगा। एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस, एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक। It is further clarified that when the sale of cinema ticket and supply of food and beverages are clubbed together and such bundled supply satisfies the test of a composite supply, the entire supply will attract GST at the rate applicable to the service of exhibition of cinema, that is the principal supply. That is the principal supply. ठीक है, तो यहां पर दो चीजों का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, यहां पर दो चीजों का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहली बात, इसको देख लो, ये बड़ा सिंपल सा है, ये बड़ा सिंपल सा है कि अगर मूवी का टिकट बेचा जा रहा है, ठीक है, मूवी का टिकट बेचा जा रहा है और उसके साथ जैसे जब आप बुक माई शो पे टिकट परचेज करते हो तो वहां पर वो स्नैक्स वगैरह ऐड करने के लिए पहले से ही बोल देता है,
ठीक है, वहां पर वो स्नैक्स वगैरह ऐड करने के लिए पहले से ही बोल देता है। तो अब वो मूवी के टिकट के साथ उसमें पॉपकॉर्न वगैरह भी वो ऐड करने का ऑप्शन दे देता है। तो क्लब करके वो पूरा का पूरा एक प्राइस बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया, ये आपका कॉम्पोजिट सप्लाई हो गई, और जो सिनेमा का एग्जीबिशन है, ठीक है, यही आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है, और इसके बेसिस पे पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज जो यहां पर दी हुई है कि सिनेमा हॉल के अंदर अगर आपको फूड या बेवरेजेस सप्लाई किए जा रहे हैं, उनको रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा अगर फूड एंड बेवरेजेस आर सप्लाइड बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, वो सिनेमा की सर्विस के साथ साथ दिया जा रहा है, उसके पार्ट का है, एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। मतलब सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस अलग है और ये वाला अलग है। काउंटर से जाकर खरीद रहे हो रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है, काउंटर से जाकर आप खरीद रहे हो तो रेस्टोरेंट सर्विस, अगर क्लब करके खरीद रहे हो तो एग्जीबिशन सर्विस, ठीक है। काउंटर से जाकर आप अगर खरीद रहे हो, जैसे काउंटर पे जाते ना, पीवीआर का टिकट लिया मैंने, पिक्चर ले लिया, पिक्चर का टिकट लिया और वहां पर काउंटर पे जाके ऑर्डर कर दिया, काउंटर पे जाके ऑर्डर किया, मैंने कहा भाई सीट पे पहुंचा देना मेरा ऑर्डर, अब वो सीट पर पहुंचा रहा है मेरा ऑर्डर, तो इसको रेस्टोरेंट सर्विस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम रेस्टोरेंट सर्विस बोलेंगे कि वो बर्गर दे रहा है, वो पॉपकॉर्न लाकर दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक लाकर दे रहा है, तो ये हो गई रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। तो मूवी का टिकट अलग दिया, मूवी का टिकट अलग दिया, और खाने पीने का पैसा मैंने अलग दिया। अगर मूवी का टिकट और खाने पीने का पैसा मिलाकर मैंने दिया तो इसको हम लोग कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे, और जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी वो होगी एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा। उस रेट पर पूरे पैसे पर, उस रेट पर पूरे के पूरे अमाउंट पर जीएसटी लग जाएगा। मेरी बुक में इस पर 96 क्वेश्चंस हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। लेकिन सर एग्जाम से एक दिन पहले ये 96 के 96 क्वेश्चंस कैसे होंगे? हो जाएंगे, क्योंकि सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो अभी हम लोगों को 1 घंटा 5 मिनट यहां पर हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको पूरा बड़ा सा चार्ट दिखाकर सप्लाई का रिवीजन करवाया है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस के थ्रू उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, तब तक ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस चार्ट को अपने आप से बनाओ। मैंने आपको बनाकर दे दिया, पीडीएफ में भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप इस चार्ट को अपने आप से बनाओ। अपने आप से बनाओगे ना तो चीजें आपके दिमाग में और बैठेंगी, और सभी क्वेश्चंस आपको करने, सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को करना जरूर है, ठीक है। दिस कंप्लीट्स आवर रिविजन ऑन सप्लाई अंडर जीएसटी, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है अगर आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो, ठीक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।